गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम हमारी पेपर सीरीज जो स्टार्ट है, जिसमें मैंने आपको अकाउंटेंसी 1 का पेपर सॉल्व करवा दिया है जुलाई 2021 का, उसी तरह हम FA 1 में आज जुलाई 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन। ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी पेपर स्ट्रेटजी समझा दूं, आपको क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर अटेम्प्ट करने चाहिए वो समझा दूं, एंड देन वी विल डू वन बाय वन सम। चलो, सबसे पहले अगर हम पेपर स्ट्रेटजी की बात करें तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ही रहेगा। सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 में जो आपको पूछा गया है दैट इज अबाउट पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, और ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सरप्लस कैपिटल मेथड करनी है। एक्चुअली आपके 2 मेथड हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में, सरप्लस कैपिटल एंड मैक्सिमम लॉस। दोनों के एक सम मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बीकॉम सेम 1 की प्लेलिस्ट में। इसीलिए ये जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी तो जो पहला सम मैं कराऊंगी आई थिंक वो मैं बिजनेस परचेज का करवाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने बिजनेस परचेज का एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ बिजनेस परचेज का सम भी हो जाएगा और वो आपको मैं समझाती भी जाऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सम पूछा है बिजनेस परचेज का। दूसरा आपका क्वेश्चन है फ्रॉम शेयर कैपिटल। हियर यू कैन से प्रो रेटा बेस वाला जो सम है वो शेयर कैपिटल का सम पूछा गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तीसरा जो सम है आपका दैट इज राम पार्टनरशिप, वो ये आपका बिजनेस परचेज का सम है, वो भी 20 मार्क्स का सम है। हैविंग गुड प्रैक्टिस सम, इस सम को जो मैं करवाऊँ आपको वो आप करें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा खासा आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ जो सम है आपका दैट इज ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी, जो हमारा फाइनल अकाउंट का सम है। हियर इट इज राइट। तो सेक्शन 1 में आपको चारों यूनिट है, कोई थ्योरी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें थ्योरी का ऑप्शन ज़्यादा रहता नहीं है। आपका एक चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक चैप्टर है शेयर कैपिटल के साथ है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको जो ये शेयर कैपिटल 20 मार्क्स में पूछा है उसकी जगह वो 10 मार्क्स करके भी पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट प्रायर को 10 मार्क्स दे और शेयर कैपिटल का एक छोटा सा सम 10 मार्क्स। क्योंकि अगर आप अपनी बुक का सिलेबस चेक करें तो बुक के सिलेबस में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि पीसमिल 25, फिर ये जो दो चीज़ें हैं दैट इज प्रो रेटा बेस्ड, दैट इज शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो वो भी 25 मार्क्स का 25% सॉरी, देन बिजनेस परचेज एंड देन फाइनल अकाउंट। तो इस 2021 के पेपर में सिर्फ ये पूछा है शेयर कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट प्रायर टू का कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट प्रायर टू नहीं पूछेंगे, दे हैव एन ऑप्शन। वो इस तरह से पेपर सेट कर सकते हैं कि 10 मार्क्स में उसको डिवाइड करें या 12-8 में डिवाइड करें। ओके, सो अगर आप शेयर कैपिटल करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट प्रायर टू करना ही चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 4 जो यूनिट है उसमें से कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको कौन से नहीं करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट को जस्ट लिव इट, क्योंकि फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है वो ज़्यादा मेहनत मांगता है, ज़्यादा प्रिसीजन मांगता है। तो फाइनल अकाउंट एंड इट्स कंपेरेटिवली वेरी लेंथी। ओके, तो फाइनल अकाउंट को आप स्किप करिए। तो बच्चे 3 चैप्टर, पीसमिल, शेयर कैपिटल एंड बिजनेस परचेज। अगर आप शेयर कैपिटल करते हैं तो प्रॉफिट प्रायर ये आपको करना ही करना है, यानी कि आपका जो पेपर जो डिसाइड होगा वो किस तरह से होगा। तो आप अगर 4 यूनिट में पहला वाला करते हैं शेयर कैपिटल, आपको ऐसा है कि मेरे को शेयर कैपिटल अच्छे से आता है, आई वांट टू डू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट प्रायर ये याद रखिए, अकेला शेयर कैपिटल नहीं करना है। दे बोथ हैव 20 मार्क्स प्रपोर्शन। दूसरा आपका है बिजनेस परचेज, मैं कोई सीरियल नंबर के हिसाब से नहीं लिख रही। और तीसरा आपका है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं फाइनल अकाउंट को लिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि मैं उसको काउंट ही नहीं कर रही हूँ। आपको इन 3 में से एनी 2 चैप्टर अच्छे से रेडी करने हैं। अगर आप ये करते हैं तो यू हैव टू डू 2 चैप्टर्स। ओके, तो आइडियली मेरे हिसाब से आपको एक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन और एक बिजनेस परचेज करना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट प्रायर टू छोटा है और बहुत आसान नहीं आता है तो आप इसे भी करके रखिए, सेफर साइड। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस परचेज और अगर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मेथड है, दोनों ही मेथड आपको करनी है, सरप्लस
एंड मैक्सिमम लॉस। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी एक आएगी या ऑप्शन में आएगी। ये ऑप्शन वाला जो पॉइंट है वो आपका जाता था 70 मार्क्स वाला जो पेपर स्टाइल था उसमें। तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये दोनों मेथड करनी होगी। बिजनेस परचेज में आज मैं जो आपको शुरुआती बिजनेस परचेज से करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक भी सम नहीं किया है उसका, करवाऊंगी मैं सारे आपको तीनों के सम मैं करवाऊंगी। तो बिजनेस परचेज का मैं आज आपको जो सम कर रहा हूँ वो सम आप अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपका काफ़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है। बिजनेस परचेज के बाद मैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगी, उसके बाद शेयर कैपिटल कराऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस परचेज। सेक्शन 2 MCQ है। MCQ जो है आपका वो 12 MCQ है मेरे ख्याल से, 10 ही MCQ। 10 MCQ में से आपको एनी 5 लिखना है। MCQ में आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। जो आपका एक वीडियो है मैंने पहले ही डाले हुए हैं जिसमें मैंने सिर्फ MCQ सॉल्व करा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस परचेज। आज बिजनेस परचेज का पहला सम है और काफ़ी अच्छा सम है प्रैक्टिस का एंड फॉर द एग्जाम पर्पज। देखो ये सम बुक का ही है, यस, पर उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ अमाउंट को ऊपर नीचे कर दिया है, अमाउंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, इसलिए कोई नंबर नहीं होता है। मोस्ट IMP सम के नंबर दीजिए। नंबर का मतलब क्या होता है कि आप वो सम करेंगे नहीं, आप ये सम करिए, ये IMP ही है, ये नहीं आएगा पर इसके जैसे सम आने के चांसेस है। उसी तरह मैक्सिमम लॉस और सरप्लस कैपिटल में भी मैं जो सम कराऊँ, तो सम का मेन थीम समझ लीजिए, फिर वो चाहे उसकी अमाउंट चेंज करके कुछ भी पूछे आपको। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20 मार्क्स, राम पार्टनरशिप विच इज सम हैविंग बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज मैथड का सम है। बिजनेस परचेज यानी आप बिजनेस खरीद रहे हैं, बहुत अगर हम सिंपल वे में अगर इसे समझे तो, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और कंपनी उसे खरीदती है। ये वाला फंडा है, आपको याद रखना है। आगे भी आपके सेमेस्टर जो आएंगे उसमें ये कंसेप्ट कंटिन्यू होगा, पर वहाँ पे कंपनी को खरीद रही है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। कौन सी? राम पार्टनरशिप फर्म। Rahim Limited was established with the purpose of purchasing the above business of the firm, following were the term of purchase of business. Authorized capital 1,20,000 equity share, ₹10 each. Company will take all assets and liabilities of the firm other than debtors and creditors. Debtors और creditors के अलावा कंपनी सारी assets और liability ले लेती है। Company will collect cash from debtors and will pay the creditors on behalf of the against which company will get 5% commission on amount collected from debtors and 2% on the amount paid to creditors. डेटर से जो पैसा मिलता है उस पर 5% कमीशन चाहिए और क्रेडिटर्स को जो हम पे करते हैं उसमें 2% कमीशन हमको देना होगा। ये सबसे लास्ट में हम करेंगे कमीशन काउंट, क्योंकि पहले हम डिसाइड करेंगे कि डेटर्स को कितना पे करना है और डेटर से कितना कलेक्ट करना है और क्रेडिटर्स को कितना पे करना है। गुडविल ऑफ द फर्म 50,000। अब मैं पढ़ते पढ़ते ही आपको बिजनेस परचेज में आपको सबसे पहले परचेज प्राइस ढूंढनी होती है। परचेज प्राइस का मतलब होता है कि आप किस अमाउंट पे वो बिजनेस खरीदना चाहते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स, जो वो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज ले लेता है, पर जो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ले लेता है उसमें किस तरह से लेता है वो इंपॉर्टेंट है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 50,000। तो जब आपके पास गुडविल हो तो स्टूडेंट ये समझ जाना है कि वट एवर यू विल गेट दैट्स अ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस वो है गुडविल 50,000। देन यू हैव बिल्डिंग 8,50,000। जो चीज़ जैसी दी है वैसी लिखनी है वो मैं लिख दे रही हूँ, जहाँ पर आपको समझाना है वो मैं आपको समझाती जाऊँगी। सो बिल्डिंग 8,50,000। देन यू हैव मशीनरी। मशीनरी वे रीवैल्यूड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीन को रीवैल्यूड करते हैं, तो मैं नीचे लिखती हूँ, मशीन को क्या करते हैं? रीवैल्यूड। और कैसे करते हैं? 20% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, ओके। बुक वैल्यू आपको मशीन की क्या दी है? 5 लाख। ये 5 लाख मशीन की बुक वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मशीन्स बुक वैल्यू 5 लाख। 20% लेस करना है तो 100 सपोज आपकी वैल्यू है, 20% आप लेस करते हैं तो 80 आएगा। 20% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सपोज 100 है तो आपको लेनी है 80, यानी कि 100 अगर बुक वैल्यू है तो वी हैव टू टेक 80 आफ्टर डिडक्टिंग 20%। तो 5 लाख अगर मशीन की वैल्यू है तो कितनी लेनी है? योर आंसर विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। सो योर आंसर इज 4 लाख, यानी कि मशीन को हमें 4 लाख वैल्यू लेनी है। मैं यहाँ पर मशीन्स में सीधा 4 लाख लिख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन 4 लाख। देन वी हैव
फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 50%। फर्नीचर की कीमत आधी लेनी है, फर्नीचर की कीमत है 50,000, सो हम लेंगे 25,000। सो फर्नीचर 25,000। देन द अनदर वन इज इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से लेनी है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू 80,000 है, तो हम मार्केट वैल्यू ही लेने को हमें कहा गया है। सो इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू टेक 80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एट ₹90,000 एंड फर्म विल कीप 50% ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस विथ इट। तो जो स्टॉक है हमारा उसे हम 90,000 पे लेंगे। एंड द लास्ट वन कैश एंड बैंक 50% ही लेना है, अपने पास वो 50% रखता है और 50% वो दे देता है। तो 50% जो वैल्यू लेनी है दैट इज हाफ। तो कैश एंड बैंक 50,000 के हैं, आधी लेनी है, सो 25,000। सो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि 50% ऑफ 50,000। ओके, सो दैट इज 25,000। डन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी असेट्स हो गई है, हमें इन सब का टोटल करना है। दैट विल बी अवर TA, दैट इज टोटल असेट 58, 54, 25, 18, 90 एंड 25 एंड द टोटल इज 15,20,000। ओके, इसमें से हमें माइनस करनी है लायबिलिटीज। माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या होता है चलिए देखते हैं। ऊपर तो हमें पहले ही बोल दिया है कि कंपनी क्रेडिटर्स और डेटर्स को वेंडर्स के बिहाफ वो कंपनी रिजॉल्व करेगी। अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन ये PC कैसे पे करना है वो है। उसके पीछे डेटर्स हैं, यानी कि बाकी की लायबिलिटीज वो सारी लायबिलिटी लेती है ना, तो हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलावा सब कुछ लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ में 10% बैंक लोन विच इज़ 2 लाख। उसके बाद आता है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, मैं शॉर्ट में लिखूंगी वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड विच इज़ 50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स नहीं लेना है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल इज 30,000। ओके, एंड योर PF मेरा छूट गया, PF दैट इज 70,000। इन चारों का अगर मैं टोटल करूँ 7, 30, 50, 3,50,000। मैं यहाँ पे 15,20,000 में से 3,50,000 माइनस करती हूँ। देन जो बैलेंस बचता है दैट इज 11,70,000 विच इज अवर PC। व्हाट इज PC? परचेज कंसीडरेशन। वाई इट इज PC? क्योंकि गुडविल इसके अंदर है। अगर गुडविल नहीं होता तो ये नेट एसेट्स होती, गुडविल है इसलिए ये है आपका परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को कैसे पे कर रहा है वो उसने दिया हुआ है, तो हम सीधा वो लेते हैं पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो नेक्स्ट इज पेमेंट टू PC, परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले किस तरह से वो पेमेंट करता है? अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन कंपनी विल इश्यू 80,000 इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। इक्विटी शेयर इश्यू करता है। सो फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, price is ₹10, 8 lakh plus premium 10% premium, 8 lakh का 10% 80,000, 12% preference share which is also given। मैं कुछ भी खुद का नहीं लिख रही हूँ, उसी में से है आपके क्वेश्चन पेपर में से। 12% preference shares 2 lakh, डायरेक्टली इट इज गिवन, कोई ढूंढना वूंढना नहीं है। 2 लाख एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन कैश। बाकी का पैसा कैश में। तो बाकी का पैसा कितना? तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कैश। PC हमारा कितना है? 11,70,000। 11,70,000 में से 8, 2, 10, 10, 80, 10,80,000 अगर हम माइनस करते हैं देन 90,000 इज योर अमाउंट ऑफ कैश विच इज रिमेनिंग। दिस वी हैव फाउंड आउट। 90,000 हमने ढूंढा। ये हो गया हमारा PC। अब सबसे इसमें जो मेन चीज़ है वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स को जो डायरेक्टली पे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डेटर्स को लेते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 3। ओके,
तो वी विल टेक डेटर्स। हमारे डेटर्स कितने हैं जो हमें बैलेंस शीट में दिए हैं? तो हमें बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हैं 1,25,000 माइनस 5,000 बैड डेब्ट्स डिडक्ट करने के बाद 1,20,000। ये हमारे डेटर्स हैं। अब डेटर्स में क्या चीज़ें दी हैं हमें ध्यान रखने का, तो पीछे दिया है while collecting from debtors bad debt 5,000 and 15,000 your outstanding। तो हम सबसे पहले उसमें से माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग डेटर्स 15,000, तो बचेंगे आपके पास 1,05,000। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे हमारी बैड डेब्ट्स माइनस बैड डेब्ट्स विच इज़ गिवन 5,000। सो द आंसर इज़ 1 लाख। ओके, ये 1 लाख में से हमें कितना मिलता है? तो रिमेनिंग डेटर्स पेड देयर ड्यू एट 5% डिस्काउंट माइनस 5% डिस्काउंट, 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। इसका मतलब हमें 95,000 रुपीज़ एज अ डिस्काउंट मिलता फ्रॉम द डेटर्स। वी आर एबल टू गेट 95,000, ये हमें मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन। उसी तरह अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? चलिए देखते हैं। Our creditors are 50,000। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 50,000। क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना लिखा है कि 5% डिस्काउंट से उसको हमें देना है। सो सीधा माइनस डिस्काउंट 5%। 50,000 का 5% कितना आता है? 2,500। 50,000 में से 2,500 अगर हम माइनस करते हैं तो 47,500। चलिए, दिस इज योर पेमेंट। अब कमीशन काउंट करें। कमीशन कितना देना है? कमीशन हमें देना है 5%। किसको? ये रहा 5% कमीशन अमाउंट कलेक्टेड एंड 2% टू क्रेडिटर्स, यानी दोनों के परसेंटेज अलग अलग हैं, है ना। 5% अमाउंट कलेक्टेड, 2% क्रेडिटर्स। कलेक्शन ये रहे। सो कलेक्शन इज 95,000 और कलेक्शन पे हमें जो मिलने वाला है दैट इज़ 5% एट द रेट ऑफ 95,000 का अगर हम 5% करें सो दैट इज़ 4750। और हमारा जो पेमेंट है विच इज़ 47,500, उसका 2% कमीशन करें तो 47,000 का फाइन 200 दैट इज 950। सो टोटल कमीशन इज 4750 प्लस 950, और हम इन दोनों का अगर टोटल करते इट विल बी 5700। ओके, दिस इज योर टोटल कमीशन। ये हो गया हमारा कमीशन का कैलकुलेशन। अब हमारा क्या बचा? देखो, नेट पे हमने पीसी ढूंढ लिया, पीसी का पेमेंट कर लिया, डेटर्स और क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है वो करा, कितना कमीशन है वो काउंट करा। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी वर्टिकल फॉर्मेट में। बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट आपका एग्ज़ाम में चलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो हम बनाते थे ना वो यूँ लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इक्वल करके, वो नहीं होता है। पर्टिकुलर्स एंड रुपीस स्ट्रक्चर बना के रखती तो ज़्यादा अच्छा था। चलिए, सबसे पहले उसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ओके। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास क्या है उसके ऊपर ये बनेगा। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, दूसरी और कोई कैपिटल नहीं होती। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास 2 रिजर्व थे। पुराना हमारा जनरल रिजर्व था, पर वो नहीं आएगा। हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमने इश्यू किया, उसका हमारा प्रीमियम है, इक्विटी शेयर प्रीमियम। मैं बताती हूँ कहाँ से लिखेंगे, ओके। देन सी वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज।
Okay, and the last, current liabilities. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा, तो एक वही चीज़ आएगी, ये जो असेट्स है जो हमने ली है और जो लाइबिलिटीज़ जो हमने पे ऑफ करी है वही आएगा। सो आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें ये आएंगे 10% बैंक लोन, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड पीएफ, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटीज़ है। बाकी के 3 जो है वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो लिखते हैं 10% ऑफ बैंक लोन, देन यू हैव वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड देन यू हैव पीएफ, और करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा बिल्स पेएबल। ठीक है, अब मैं अमाउंट लिखना शुरू करती हूँ। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो ये जो आपने पे की है इक्विटी 8 लाख और प्रेफरेंस 2 लाख, तो 8 और 2 8 लाख एंड हियर इट इज़ 2 लाख, और प्रीमियम 80,000 है। बाकी चीज़ें हमको वैसे ही लेनी है। बैंक लोन हमारे 2 लाख रुपीज़ है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड 50,000 है, पीएफ हमारा है 70,000 एंड बिल्स पेएबल है हमारा 30,000। चलिए हो गया। अब एक यहाँ पर हमें लिख के रख देना है सस्पेंस अकाउंट, इसको खाली रखना है और टोटल नहीं मानना है। अब हम लिखेंगे दूसरी साइड जो एक्चुअली इसके नीचे से शुरू होती है, और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, चलिए उसमें सबसे पर्टिकुलर रुपीज़ लाओ कर लेती हूँ, इसके नीचे लिखेंगे तो क्या ज़रूरत है करने की। ओके, सबसे पहले आता है ए, नॉन करंट असेट्स, जिसे हम फिक्स असेट कहते थे एग्जाम में, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले आएगी गुडविल, पर उसकी वैल्यू हम अंदर की कॉलम में लिखेंगे। गुडविल की वैल्यू हमें बुक में क्वेश्चन में ही दे दी थी 50,000, पर उसको हम अंदर की कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर से हमें कमीशन को राइट ऑफ करना है। दोनों डेटर्स और क्रेडिटर्स को जो हमने कमीशन दिया था उसको राइट ऑफ करना है। उन दोनों के कमीशन की टोटल वैल्यू होती है 5700। तो 5700 को हम माइनस करेंगे, ओके। उसके बाद हमारी बिल्डिंग, उसके बाद मशीन्स, और उसके बाद फर्नीचर्स। ये सब मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, हाँ वैल्यू यही लिखनी है आपको। बिल्डिंग 850, मशीन 4 और फर्नीचर 25। 8,50,000, 4 लाख एंड 25,000। देन करंट असेट्स के पहले बी में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। यस, बी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 80,000 है, 80,000 इन्वेस्टमेंट। एंड देन वी हैव करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी, तो करंट असेट डेटर्स के अलावा सारी, तो कौन कौन सी करंट असेट है, स्टॉक, और दूसरा है कैश एंड बैंक। स्टॉक पहले मैं लिख देती हूँ 80,000, कैश एंड बैंक का मैं अकाउंट बना रही हूँ। अकाउंट नहीं बनाना हो तो भी आप प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक को। बैंक ये बैंक अकाउंट बनाने को उसने हमको बोला नहीं है कि आपको अलग से बैंक अकाउंट बनाना है। यस, पर हम नहीं बनाए और डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस था वो हम आधा रखते हैं 25,000। आपको याद होगा आधा हमने यहाँ पे डाल दिया है, उसने बोला था 50% रखना है, कैश बैंक 50%, याद है ना। तो आधा हम 25,000 रखेंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ से पैसा गया, तो हमने कैश में पेमेंट किया था पीसी का, पीसी कैश 90,000, वो हम माइनस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, तो प्लस में हमें डेटर्स से कितना मिला और क्रेडिटर्स को कितना दिया। चलिए ये रहा डेटर्स, डेटर्स से हमें मिला था 95
और क्रेडिटर्स को हमने पे किया 47,500. सो 90,000 प्लस एंड 47,500 माइनस. सो डेटर्स कलेक्शन is 95,000 and creditors payment 47,500. और सबसे लास्ट में फाइनल पेमेंट जो हम करते हैं वो रुको, उसके लिए क्या करना है, इसको खाली रखना है फाइनल पेमेंट को. चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ वो फाइनल पेमेंट क्या है. पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रहीम लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हमने ड्रॉ कर दी. अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है. ये एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. दिस विल यू हैव टू लर्न. सबसे पहले बिजनेस परचेज टू वेंडर, देन वेरियस असेट लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, फिर पेमेंट का वेंडर्स टू परचेज कंसिडरेशन पेमेंट, ये वाली एंट्री. और जो दूसरी एंट्री आपको लर्न करनी है दैट इज डेटर्स और क्रेडिटर्स का हम जो डायरेक्ट सेटलमेंट करते हैं, ये वाला टेकन ओवर ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर्स, ये एंट्री करनी है. तो मैं सिर्फ रहीम लिख रही हूँ. रहीम लिमिटेड के बुक्स में आपकी पहली एंट्री. चलिए ये रही आपकी एंट्री. सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट. बिजनेस को हमने कितने में खरीदा था, तो बिजनेस को हमने 11,70,000 में खरीदा था. तो 11,70,000 आपका सम की फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज की. वेरियस असेट, या तो आप इंडिविजुअल असेट्स के नाम लिखिए, पर हम टोटल असेट 15,20,000 में ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15,20,000. सामने लायबिलिटीज़ हम कितने में ले रहे हैं, वेरियस लायबिलिटी हम ले रहे हैं 3,50,000 में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,50,000. ओके. और जो हमारी 11,70,000 हमारी जो पीसी है वो हम यहाँ लिखेंगे. बिजनेस परचेज हमने इतने में किया. राम अकाउंट को हमने पेमेंट कैसे की रही, तो ये पेमेंट की जो वर्किंग नोट है वो आएगी शेयर कैपिटल प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश. सीधा वही लिखना है कितना पैसा दिया हमने उसको, जो आपका पीसी है. आपका पीसी कितना है 11,70,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 11,70,000. इक्विटी कितने की है 8 लाख की. 8 लाख, उसमें 80,000 प्रीमियम था, 2 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था और 90,000 आपकी कैश थी. डन. ये बहुत बेसिक एंट्री है. लेकिन अब हमारी नंबर 4 से आएगी एंट्री, जो है हमारे वेंडर्स जो हमारे हैं वो डेटर्स और क्रेडिटर्स को जो पे करते हैं उसकी. तो हमारी जो सबसे पहली एंट्री है वो ये. ओके. अब हम यहाँ से डेटर्स और क्रेडिटर्स जो वेंडर्स के थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे. तो वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट. ये 2 एंट्री की मैंने कंबाइन एंट्री करी हुई है. आप बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग एंट्री मिलेगी. डेटर्स हमारे कितने हैं, तो हमारे हैं 1,20,000, वही अमाउंट लिखनी है. क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 50,000. सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे 70,000. आगे बढ़ते हैं. बैंक अकाउंट. डेटर्स से हमें कितने पैसे मिलते हैं, तो डेटर्स से हमें मिलते हैं 95,000. कहाँ लिखा है, ये हमने करा. कलेक्शन 95,000, ये जो कलेक्शन है वो 95,000 और क्रेडिटर्स के 47,500. तो अगर हम ये बात करें तो हमारे जो डेटर्स हैं दैट इज़ 90 वेंडर्स डेटर्स, दैट इज़ बैंक अकाउंट में हमें कलेक्शन में आएगा 95,000. ओके. हमारे जो डेटर्स थे वो थे 1,05,000 के, यानी कि जो डिफरेंस है दैट इज़ 10,000. और ये 10,000 क्या है, तो 10,000 है आपका बैड डेब्ट्स प्लस डिस्काउंट. ये याद रखने का, यहाँ पे यही अमाउंट आएगी बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट. ठीक है. उसी तरह अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स को हमने कितना पे किया है, तो हमने पे किया 47,500. क्रेडिटर्स हमारे थे कितने हैं, हमारे थे 50,000 के क्रेडिटर्स. और बैड डेब्ट डिस्काउंट की तरह यहाँ पर आएगी डिस्काउंट की अमाउंट दैट इज़ 2,500. यहाँ पर होता है सिर्फ डिस्काउंट. ओके. यहाँ पर सस्पेंस और कमीशन में क्या आएगा, तो कमीशन हमने कैलकुलेट करा था 5,700. आगे वर्किंग नोट में देख लेना, तो वही हमको सेम टू सेम लिखना है. सबसे लास्ट अमाउंट दैट इज़ फाइनल पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. कैसे करेंगे, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट. मैंने बताया था ना आपको, अभी में सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट लिखनी है और फाइनल अमाउंट में फाइनल सेटलमेंट में टू बैंक अकाउंट कितना पैसा हमने सेटलमेंट का दिया. तो फाइनल सेटलमेंट में सबसे पहले कलेक्शन पैसा कितना मिला 95,000. कहाँ से आया, ये रहा. स्टार करूँ ना उससे, पेमेंट किया है 47,500 माइनस 47,500.
कमीशन का 5700, उसको भी माइनस करना है, पे किया। इसका जो आंसर है वो आएगा 41,800, 41,800। ठीक है, ये आपका फाइनल सेटलमेंट 41,800, ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। अब ये 41,800 वो फाइनल सेटलमेंट है, बैंक में है। तो ये जो बैंक में मैंने बाकी रखा था 41,800, वो आपका यहाँ आएगा फाइनल पेमेंट 41,800। अगर हम इसको करते हैं तो आपका आंसर आएगा -59,300। हाँ, माइनस में आंसर आया तो भी हम यहाँ लिखेंगे बैंक में 59,300, बट दैट यू शुड राइट डाउन इन ब्रैकेट। सिंपल वे है, यानी कि ये माइनस होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले एक आउटस्टैंडिंग करंट डेटर्स जो है आपके आउटस्टैंडिंग भी है। यहाँ पर अभी हमें सस्पेंस अकाउंट की जो एंट्री है वो लिखनी है। तो आपके जो सस्पेंस अकाउंट है वो 15,000 की, दैट इज ओके। और यहाँ पर आपके जो 15,000 है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग डेटर्स 15,000, वो आपके यहाँ पर मेक द टोटल एंड 14,45,000 आपका टोटल आएगा बैलेंस शीट का। ये दो अलग अलग पेज पे नहीं बनानी है, ना ही ये दो अलग अलग साइड में बनानी है। इट शुड बी इन दिस फ्लो। अब यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे ही जाएगी, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगी। ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि सम खत्म हुआ हमारा। पीसी का पेमेंट, वेंडर्स थ्रू डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री, बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में, जनरल एंट्री हो गया। ओके, प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इतना कुछ है नहीं कि आराम से हो जाए, हमको मेहनत करनी पड़ती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम पेपर, क्योंकि पेपर की लेंथ भी बड़ी है, सम भी बड़े हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये बिजनेस परचेज का, और नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू पीस मिल, उसका टाइम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें शेयर कैपिटल करना है या फिर उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इट कैन बी पार्ट 1, 2, 3। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स।